माँ, ये राधिका है, तुम्हारी बहू। राधिका गांव में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बस हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमने शादी कर ली। राधिका, माँ के पैर छू। अरे चल हट, नालायक। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि तेरी शादी किसी अमीर घर में करूंगी और दहेज में लाखों रुपए लूंगी, और तू गांव की इस मामूली लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। लेकिन बेटे की जिद के आगे सुनीता देवी मजबूर हो जाती है। राधिका सुनीता देवी को फूटी आंख भी नहीं भाती थी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम दोनों मिलकर अपनी बहू को इतना सताएंगे कि वो हमसे तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी किसी बड़े सेठ की बेटी से कर देंगे, ठीक है? अगले दिन सुनीता देवी अपने बेटे का कमरा साफ कर रही होती है। तभी बहू के सामान में उसे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर दिखाई देती है और उसके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक टंगी होती है। तस्वीर के नीचे लिखा होता है डाकू मंगल सिंह। ये किसकी तस्वीर है बहू? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही सुनीता देवी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो भागती हुई सीधा अपने पति के कमरे में जाती है। अरे गजब हो गया जी, गजब। अरे क्या हो गया भाग्यवान? हमारी बहू एक मशहूर डाकू मंगल सिंह की बेटी है। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कहा? डाकू मंगल सिंह? अरे मर गए रे। सुना है वो तो बड़ा ही खतरनाक डाकू है, मारता ज्यादा है गिनता कम है। लोग पुलिस वाले भी उसके नाम से कांपते हैं। अरे सुना है वो तो हर हफ्ते 2-4 लोगों का ऊपर का टिकट कटवा ही देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये हमारे नालायक बेटे ने कैसी मुसीबत हमारे गले बांध दी। हाँ वो तो है, अगर हमने बहू को जरा भी तकलीफ दी तो उसका बाप मंगल सिंह हमें गोली से उड़ा देगा। अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम बहू से बिल्कुल घर के काम मत करवाना, और ध्यान रहे उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसा ही होता है। अगले दिन सुनीता देवी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी, ये क्या माँ जी, मेरे रहते आप खाना बना रही हैं? चलिए हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू यहाँ क्यों आ गई? जा, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं खाना बना लूंगी। सुनीता देवी जिद करके राधिका को भेज देती है। फिर एक दिन, अरे फर्श पर कितनी धूल जमी है, माँ जी देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी, मैं अभी यहाँ पोछा लगा देती हूँ। राधिका जैसे ही पोछा लगाने लगती है कि तभी उसके ससुर की नजर उस पर पड़ती है। बंसीलाल भागता हुआ वहां आता है। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ये क्या गजब कर रही हो? बहू तो बेटी समान होती है और हम ना अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते। तुम आराम से बैठकर YouTube पर किड लॉजिक चैनल की सास बहू की कहानियां देखो। वो लोग ना बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हैं। सच? आप देखते हैं? अरे मैं तो रोज देखता हूँ। शहर की बहू तो मेरी फेवरेट कहानी है। हाँ, ये कहकर बंसीलाल पोछा लगाने लगता है। इस तरह राधिका के सास ससुर सारा दिन उसकी खुशामद में लगे रहते हैं और उसे किसी महारानी की तरह रखते थे। कैसा लगा बहू? पिज्जा टेस्टी तो है ना? अच्छा, मीठे में क्या खाओगी बोलो तो? माँ जी, मुझे तो काजू कतली बहुत पसंद है और उसके बाद 1 गिलास लस्सी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनते ही सुनीता देवी अपने पति को कोहनी मारते हुए कहती है, अरे सुना नहीं बहू क्या मांग रही है? जल्दी से भागकर बाजार जाइए और सब खरीद कर ले आइए। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। राधिका की तो 5 उंगलियां घी में थी। वो तो अपने ससुराल में मजे कर रही थी। दूसरी तरफ राधिका की सास उसके लिए कभी नई साड़ी खरीद लाती तो कभी उसके लिए नए गहने बनवा देती। फिर एक दिन डाकू मंगल सिंह अपनी बेटी राधिका से मिलने अपने आदमियों के साथ आता है। उन सबको देखते ही राधिका के सास ससुर डर के मारे कांपने लगते हैं। मर गया रे, डाकू मंगल सिंह तो सच में कितना डरावना दिखता है।
ऊपर से इतनी बड़ी बंदूक लेकर घूमता है। कैसे हैं समधी जी? क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी अभी तक तो ठीक है, पर लगता है बहुत जल्द खराब होने वाली है। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, बताइए बताइए कैसे आना हुआ। दरअसल आज आपके शहर में हमारी नाटंकी मंडली का प्रोग्राम है, तो इसी बहाने सोचा बेटी का ससुराल भी देखता चलूं। ये सुनते ही राधिका के सास ससुर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? आप नौटंकी में काम करते हैं? हाँ माँ जी, पिताजी डाकू की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। उन्हें तो कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये बंदूक, ये तो असली लगती है। तभी राधिका के पिताजी अपनी नकली मूंछ निकालते हुए कहते हैं, इस मूंछ की तरह यह बंदूक भी नकली है। ये तो छर्रे वाली बंदूक है। इससे तो मैंने आज तक चिड़िया भी नहीं मारी। और खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इसका बाप तो मामूली नौटंकी वाला निकला, और हम इससे डर कर बहू की नौकरों की तरह सेवा कर रहे थे। आपने सही कहा जी। इसके पीछे मेरे कितने पैसे खर्च हो गए, और काम कर करके मेरी तो कमर टूट गई सो अलग। अरे बहू, तूने अपने पिताजी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, आपने तो कभी पूछा ही नहीं ना माँ जी। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है। रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर? इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा। जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है।
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दे, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।